Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the lecture number 13 of control system. आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 जो है स्टेबिलिटी। आज के जो कंटेंट्स हैं हमारे लेक्चर के वो हैं स्टेबिलिटी, बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी होती क्या है, हम डिफाइन क्यों करते हैं, क्यों स्टेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे राउथ-हार्वर्ड क्राइटेरिया डिटेल में कि आपके पास राउथ-हार्वर्ड क्राइटेरिया क्या है, इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है और ये हमें क्या चीज़ फाइंड करके देता है। Stability. Stability is the most important system specification. If the system is unstable, transient response and steady state errors are moot point. अगर आपके पास एक सिस्टम है जो कि अनस्टेबल है तो आप उसका ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट एनालिसिस आपके पास इररेलेवेंट थिंग बन जाती हैं, आप उनको कैलकुलेट नहीं कर सकते। An unstable system cannot be designed for a specific transient response or steady state error requirement. There are many definitions for the stability depending upon the kind of systems or the point of view. We limit ourselves to linear time invariant system। स्टार्ट में हमने बताया था कि हम linear time invariant system के साथ डील कर रहे हैं, तो अब हम अपने जो स्टेबिलिटी की डेफिनेशन है उसे डिफाइन करेंगे यूजिंग linear time invariant systems। प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने कहा था कि आपके पास जो कंट्रोल आउटपुट है, आप किसी भी सिस्टम की कंट्रोल आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग द फोर्स रिस्पांस, ठीक है। लेकिन आपके पास जो टोटल रिस्पांस होता है सी ऑफ टी, वो बेसिकली किससे मिलके बना हुआ होता है, वो आपके पास फोर्स रिस्पांस और नेचुरल रिस्पांस दोनों के साथ मिलके बना हुआ होता है। तो इस कंसेप्ट को यूज़ करके हम अपनी स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं कि आपके पास स्टेबिलिटी क्या होगी, इंस्टेबिलिटी क्या होगी और मार्जिनली स्टेबल सिस्टम क्या होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ डेफिनेशंस आप लोग यूजिंग नेचुरल रिस्पांस करते हैं, कुछ आपके पास फोर्स रिस्पांस को यूज़ करके स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं, कुछ आपके पास ओवरऑल जो सिस्टम का रिस्पांस है उसको देख के हम लोग सिस्टम की स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। बेसिकली हम लोग जो सिस्टम की स्टेबिलिटी को डिफाइन करेंगे वो हम लोग टोटल रिस्पांस को सामने रखते हुए सिस्टम की स्टेबिलिटी को डिफाइन करेंगे कि सिस्टम कब स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा, कब आपके पास वो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा। अब हम अगर सिर्फ बात करते हैं नेचुरल रिस्पांस की, तो हम कह सकते हैं अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इज स्टेबल इफ द नेचुरल रिस्पांस अप्रोचेस टू ज़ीरो एज टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर सिस्टम का नेचुरल रिस्पांस ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है जब आपके पास टाइम इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि आपका सिस्टम क्या है, स्टेबल सिस्टम है। ये कहता है अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इज अनस्टेबल इफ द नेचुरल रिस्पांस ग्रोज विदाउट बाउंड एज टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर आपके पास नेचुरल रिस्पांस जो है सिस्टम का ग्रो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, जैसे जैसे टाइम आपका इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि सिस्टम आपका क्या है, अनस्टेबल सिस्टम है। तो थर्ड केस में आपके पास क्या आता है, अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल इफ द नेचुरल रिस्पांस नाइदर डिके नॉर ग्रोज बट कांस्टेंट और ऑसिलेटिंग एट टाइम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो जो आपके पास पहला सिनेरियो उसमें हम कह सकते हैं कि आपका सिस्टम जो है अगर वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो आपका सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है, सॉरी स्टेबल है। इफ़ अगर आपका सिस्टम जो है वो अनस्टेबल है तो वो क्या करेगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। और थर्ड जो सिनेरियो आपके पास आया है, इस केस में आपके पास क्या होगा, सिस्टम ऑसिलेट कर रहा होगा, ना वो डिके कर रहा होगा ना वो राइज कर रहा होगा, वो क्या करोगे, एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहा होगा। इस किस्म की सिचुएशन को हम कहेंगे ये आपके पास क्या है, मार्जिनली स्टेबल है, ये आपके पास मार्जिनली स्टेबल है, ये आपके पास अनस्टेबल है, और ये आपके पास क्या है, स्टेबल सिस्टम है यूजिंग द नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। दस द डेफिनेशन, अगर हम बात करते हैं, द डेफिनेशन ऑफ द स्टेबिलिटी इम्प्लाइज दैट ओनली द फोर्स रिस्पॉन्स रिमेन एज नेचुरल रिस्पॉन्स अप्रोचेस टू जीरो। क्योंकि हम लोगों ने जितनी डेफिनेशन की है वो डिपेंडिंग अपॉन द नेचुरल रिस्पॉन्स है, तो इसका मतलब फोर्स रिस्पॉन्स आपके पास उसी तरह रहेगा। This definition relies on a description of the natural response. When one is looking at the total response, it may be difficult to separate the natural response from the force response. अब इस चीज़ को हम अगर सामने रखें तो हम फोर्स रिस्पॉन्स और नेचुरल रिस्पॉन्स को अगर दोबारा कंबाइन करके अगर हम टोटल रिस्पॉन्स की अगर बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि our alternate definition of stability, one that regards the total response and implies the first definition based upon the natural response is a system is stable if every bounded input yields a bounded output. इसको हम बाइबो क्राइटेरिया भी कहते हैं फॉर स्टेबिलिटी, BIBO, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। अगर आप किसी सिस्टम को कोई बाउंडेड इनपुट देते हो उसके अगेंस्ट आपके पास कोई बाउंडेड आउटपुट आती है तो हम कह सकते हैं कि आपके पास सिस्टम क्या है, सिस्टम इज़ अ स्टेबल सिस्टम। तो अब अगर हम इस बाइबो कंडीशन को यूज़ करें और अपने सिस्टम की स्टेबिलिटी को डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं अ सिस्टम इज स्टेबल इफ़ every bounded input yields a bounded output.
A system is unstable if any bounded input yields an unbounded output. तो आपके पास क्या होगा, बाउंडेड इनपुट के अगेंस्ट अगर कोई बाउंडेड आउटपुट आ रही है तो हम कह सकते हैं कि आपके पास सिस्टम स्टेबल है। या आप इस तरह कह सकते हैं कि आपके पास अगर कोई सिस्टम बाइबो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो आप कह दें कि ये सिस्टम आपके पास क्या है, स्टेबल सिस्टम है। अगर वो बाइबो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा तो उस केस में आपके पास ये सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल सिस्टम होगा। अब हम बात करते हैं हाउ डू वी डिटरमिन इफ अ सिस्टम इज स्टेबल। तो अगर हम लोग नेचुरल रिस्पांस वाली डेफिनेशंस को देखें तो हम कह सकते हैं कि आपके पास अगर तो सिस्टम से पोल लेफ्ट हाफ प्लेन पे हैं। अगर स्टार्ट में आपको टाइम रिस्पांस एनालिसिस में हमने देखा था कि अगर आपके पास यहाँ पे लेफ्ट हाफ प्लेन पे फॉर एग्जाम्पल -a पोजीशन पे पोल आता था तो आपके पास जो एक्सपोनेंशियल टर्म थी वो इस तरह की डिकेइंग फॉर्म में आती थी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास लेफ्ट हाफ प्लेन पे सिस्टम के पोल्स मौजूद हैं तो या तो आपके पास वो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग किस्म का फंक्शन देगा वो, या फिर वो डैम्प्ड साइनोसाइडल नेचुरल रिस्पांस देगा। डैम्प्ड नेचुरल साइनोसाइडल रिस्पांस से क्या मुराद है कि आपके पास इस किस्म के दो रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, एक ये और एक ये। या तो आपके पास जो सिस्टम का रिस्पांस है वो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग होगा या फिर आपके पास जो सिस्टम का रिस्पांस है वो इस तरह से डैम्प आउट हो रहा होगा। ठीक है, these natural response decay to zero as time approaches to infinity. Thus, if the closed loop poles are in the left half of the plane and hence have a negative real part, the system is stable. Negative real part वाला ये अभी हमने देखा, आपके पास ये सिनेरियो आया हुआ था, यहाँ पे पोल था ये -a था। ठीक है, तो नेगेटिव रियल पार्ट अगर आपके पास आता है सिस्टम के अंदर या आपके पास पोल्स जो हैं वो लेफ्ट हाफ प्लेन पे हैं तो आप कह सकते हैं सिस्टम आपके पास क्या है, स्टेबल है। तो अगर हम इन टर्म ऑफ पोल्स बात करें तो कह सकते हैं सिस्टम स्टेबल सिस्टम हैव क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन विद पोल्स ओनली इन द लेफ्ट हाफ प्लेन। ना तो वो जे ओमेगा एक्सिस के ऊपर होंगे ना वो राइट साइड पे कोई एक पोल भी होगा। आपके पास जितने भी सिस्टम के पोल्स हैं वो सारे के सारे कहाँ पे होने चाहिए, लेफ्ट हाफ प्लेन पे होने चाहिए। तब आप कह सकते हैं कि आपके पास जो सिस्टम है वो क्या है, स्टेबल सिस्टम है। या उसी का वाइस वर्सा आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास पोल्स राइट हाफ प्लेन पे सिस्टम के लाई कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं आपके पास या तो वो प्योरली एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग का फंक्शन होगा या एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग साइनोसाइडल नेचुरल रिस्पांस होगा। क्या मुराद, अगर आपके पास सिस्टम के पोल्स राइट हाफ प्लेन पे हैं तो या तो आपके पास इस किस्म का ग्राफ का रिजल्ट आएगा जो एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग होगा या आपके पास साइनोसाइडल इंक्रीजिंग कमांड आ रही होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम आपका इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा ये इनका मैग्नीट्यूड इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा या मैक्सिमम हो रहा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। Thus, if the closed loop system's poles are in the right half of the S-plane and hence have a positive real part, the system is unstable. Positive real part से मुराद क्या है, आपका पोल इस पॉइंट पे होगा तो ये क्या है, +a है। जब इस किस्म का रिस्पॉन्स आपके पास इस किस्म की सिचुएशन आएगी कि आपके पास पॉजिटिव रियल पार्ट होंगे पोल के तो आपके पास या तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग कमांड फंक्शन आएगा आपके पास या आपके पास साइनोसाइडली इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा जो कि अनस्टेबल होगा। अब हम कह सकते हैं कि आपके पास अगर सिस्टम का एक भी पोल राइट हाफ प्लेन पे आ गया, राइट साइड पे आ गया, ये अगर आपके पास एस प्लेन है ना, ठीक है, इसमें थोड़ा सा दूसरी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर ये आपके पास एस प्लेन है तो ये आपके पास क्या होता है, राइट हाफ प्लेन होता है। ये आपके पास क्या है, लेफ्ट हाफ प्लेन है और ये आपके पास क्या है, जे ओमेगा एक्सिस है। तो अब अगर पोल यहाँ पे आ जाए तो सिस्टम आपका अनस्टेबल है, अगर पोल आपके यहाँ पे आ जाए तो सिस्टम आपका स्टेबल है। अब अगर आपके पोल जे ओमेगा एक्सिस के ऊपर आ जाए तो आप कह सकते हैं कि आपका सिस्टम क्या है, मार्जिनली स्टेबल है। तो आपके पास अनस्टेबल होने के लिए किसी एक पोल का भी राइट हाफ प्लेन पे होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपके पास कोई एक पोल भी राइट हाफ प्लेन पे आ गया तो आप कह सकते हैं कि आपका सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है। एक या एक से ज़्यादा, लेकिन मिनिमम एक अगर आपके पास आ जाता है तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। ये अब आपके पास स्टेबल और अनस्टेबल सिस्टम के एक एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ आपके पास ये फीडबैक सिस्टम है, इस फीडबैक सिस्टम को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो पोल की पोजीशन आएगी वो आएगी, दो कम्प्लेक्स पोल आएंगे, एक रियल एक्सिस पोल आएगा। इनका जो रिस्पॉन्स होगा वो आपके पास इस किस्म का होगा, यानी डैम्प आउट हो रहा है, इसका मतलब ये आपके पास क्या है, स्टेबल सिस्टम है। सेम तरीके दूसरी डायग्राम में आपके पास दूसरा ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। ठीक है, अब इसके जब आप लोग पोल्स और जीरोस कैलकुलेट करोगे तो यहाँ आपके पास आएंगे कम्प्लेक्स पोल आएगा और एक ये रियल पार्ट आएगा। लेकिन ये जो कम्प्लेक्स पोल हैं ये आपके पास कहाँ पे हैं, राइट हाफ प्लेन पे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके ग्राफ में क्या है, एक्सपोनेंशियली
इंक्रीजिंग ग्राफ आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास क्या है, अनस्टेबल सिस्टम है। अब ये सिनेरियो तो आपके पास बहुत आसान है ना, कि अगर आपके पास पोल्स की पोजीशन को आपका पता हो, आप कह सकते हैं कि आपका सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक है। लेकिन इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ये ट्रांसफर फंक्शन और ये ट्रांसफर फंक्शन तकरीबन सेम है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड का फ़र्क है कि मैग्नीट्यूड की वजह से ही आपके पास क्या हुआ, आपके पास अनस्टेबल बन रहा है और ये आपके पास क्या है, स्टेबल बन रहा है। क्योंकि जब आप इनसे पोल्स और फीडबैक रिलेशन यूज़ करके पोल्स और जीरोस की वैल्यूज कैलकुलेट करोगे तो आपके पास पोल्स और जीरोस डिफरेंट पोजीशन पे आएंगे। अब हम देखते हैं नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशंस फॉर द स्टेबिलिटी। एक तो आसान सी चीज़ है आपके पास ना, अगर आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको पोल्स की पोजीशन का पता हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है ये पोल है, यहाँ पे पोल है, तो मैं कह सकता हूँ सिस्टम स्टेबल है। मैं कहता नहीं यहाँ पे पोल है, यहाँ पे पोल है, सिस्टम अनस्टेबल है। कहीं पे भी हो सकते हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पे है तो सिस्टम आपको मार्जिनल स्टेबल है। अगर आपके पास कोई ऐसी टर्म आ जाए जिसकी में आप पोल्स की पोजीशन को कैलकुलेट ना कर सको, ठीक है, पोल की पोजीशन को, ये अगर फॉर एग्जाम्पल पोल की पोजीशन आपको पता है तो ये तो आपके पास एक तरह की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होगी ना। आप पोल की पोजीशन को देख के बता सकते हैं कि आपका सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें फॉर एग्जाम्पल आपके पास एस पावर 100 है, एस पावर 200 है, तो उस केस में आपके पास स्टेबिलिटी आप लोग कैसे डिफाइन करोगे। तो उसके लिए एक छोटी सी टेक्निक है, लेकिन ये नेसेसरी है लेकिन सफिशेंट नहीं है। सफिशेंट ना होने से मुराद क्या है कि आप कंफर्मली उस चीज़ को नहीं कह सकते। जैसे कि आपके पास ये कंसिडर अ सिस्टम विद करेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिस। अब इसमें आपके पास कोई भी कोफिशिएंट, फॉर एग्जांपल आपके पास जितने भी कोफिशिएंट यहाँ पे लगे हुए हैं ना, इस केस में इस इक्वेशन के अंदर जितने भी कोफिशिएंट हैं उन सब में साइन सेम होना चाहिए। साइन सेम से मुराद क्या है, अगर ये प्लस है तो थ्रू आउट सारी इक्वेशन में सारे प्लस होने चाहिए। अगर ये माइनस है तो थ्रू आउट सारी इक्वेशन में सारे के सारे माइनस होने चाहिए। यानी इनके साइन चेंज नहीं होना चाहिए, थ्रू आउट इनका साइन सेम होना चाहिए। ये आपके पास बेसिकली आती है फर्स्ट कंडीशन। दूसरी आपके पास क्या कहते हैं, देयर शुड बी नो मिसिंग टर्म। नो मिसिंग टर्म से मुराद क्या है, यहाँ पे अगर ये टर्म बीच में से ना हो, ठीक है, ये टर्म नहीं है जी। आपके पास एस नॉट एस पावर एम है, फिर उसके बाद एस ए वन एस पावर एम माइनस टू है, बीच में से एक टर्म मिस होगी। या हम कह सकते हैं कि अगर इस किस्म की सिचुएशन आ जाए कि एस स्क्र प्लस एस, बल्कि एक और काम करते हैं, आपके पास मिसिंग टर्म को समझने के लिए ये आसान तरीका है, एस क्यूब प्लस एस प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे एस स्क्र मिसिंग है। तो आपके पास अगर कोई टर्म मिसिंग नहीं है, आपके पास सारे के सारे सेम हैं, हम कह सकते हैं ना, if above two conditions are satisfied, the system will be unstable or marginally stable। ठीक है, सॉरी, नॉट सेटिस्फाइड। अगर आपके पास कोई भी ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो आप कह सकते हैं ये सिस्टम या तो अनस्टेबल होगा या मार्जिनली स्टेबल होगा, ठीक है। लेकिन नीचे वो साथ ये कह रहा है कि इफ़ ऑल द कोफिशिएंट हैव द सेम साइन एंड देयर इज नो मिसिंग टर्म वी हैव नो गारंटी दैट द सिस्टम विल बी स्टेबल। अगर कोई साइन भी मिसिंग नहीं है, कोई टर्म भी मिसिंग नहीं है, फिर भी हम गारंटी के साथ ये नहीं कह सकते कि सिस्टम आपका स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। अब अगर इसकी प्रीवियस एग्जांपल में अगर आप देखें तो आपके पास एक सिस्टम स्टेबल था और एक सिस्टम अनस्टेबल था। जो सिस्टम आपके पास अनस्टेबल था वहाँ पे आपके पास सारे साइन भी सेम थे, आपके पास कोई मिसिंग टर्म भी मौजूद नहीं थी, स्टिल हम लोगों ने कहा कि वो सिस्टम आपका क्या है, अनस्टेबल है। हम कह सकते हैं कि ये आपके पास सफिशेंट कंडीशंस नहीं है। आपके पास अगर ये कंडीशन फुलफिल कर भी रहा है सिस्टम, फिर भी आप ये नहीं कन्फर्मली कह सकते कि आपका सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। लेकिन अगर कोई भी टर्म मिसिंग है, कोई भी साइन डिफरेंट है, तो आप कह सकते हैं या तो ये सिस्टम अनस्टेबल होगा या ये मार्जिनली स्टेबल होगा, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, राउथ हार्वर्ड्स क्राइटेरिया यूज़ करेंगे। अब राउथ हार्वर्ड्स क्राइटेरिया क्या है, यूजिंग दिस मेथड वी कैन टेल how many closed loop system poles are in the left half plane, in the right half plane and on the geomag axis। इससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके कितने पोल्स लेफ्ट हाफ प्लेन पे हैं, कितने पोल्स आपके राइट हाफ प्लेन पे हैं, कौन से पोल आपकी जियोमैग एक्सिस पे हैं, जिनकी वजह से सिस्टम आपका स्टेबल, अनस्टेबल या मार्जिनली स्टेबल होता है। वी कैन फाइंड number of poles in each section of the S plane, but we cannot find their coordinate। हम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि अगर आपका सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है तो आपके लेफ्ट हाफ प्लेन पे कितने पोल्स हैं जिनकी वजह से आपका सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है। द मेथड इज कॉल्ड राउथ हार्वर्ड क्राइटेरिया फॉर स्टेबिलिटी। 1905 में ये डिज़ाइन किया गया या डेवलप किया गया।
द मेथड रिक्वायर्ड 2 स्टेप्स। इसमें आपके पास 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहला है जनरेट अ डेटा टेबल कॉल्ड राउट टेबल एंड देन इंटरप्रेट द राउट टेबल टू टेल हाउ मेनी क्लोज लूप सिस्टम्स पोज आर इन द लेफ्ट हाफ प्लेन, इन द राइट हाफ प्लेन एंड ऑन द जे ओमेगा एक्सिस। ठीक है, उस टेबल से आपको पता लगेगा कि आपके पास कितने पोज राइट हाफ प्लेन पे हैं, कितने लेफ्ट हाफ प्लेन पे हैं, कौन कौन से आपके पास जे ओमेगा एक्सिस पे हैं। अब थोड़ी सी बात यह है कि आप कह सकते हैं कि ये चीज़ हम मैटलैब के थ्रू या किसी कैलकुलेटर के थ्रू भी तो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें राउथ हार्वर्ड्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो जो मेन चीज़ राउथ हार्वर्ड्स की है वो बेसिकली डिज़ाइन प्रॉब्लम है। ठीक है, डिज़ाइन में हम लोग राउथ हार्वर्ड्स को यूज़ करते हैं। मेजॉरिटी जो काम इसका है वो डिज़ाइनिंग प्रॉब्लम में, ये एनालिसिस में बहुत कम यूज़ होता है। अब हम देखते हैं कि राउट टेबल बनाते कैसे हैं। तो उसके लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि ये आपके पास एक जनरलाइज्ड ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। अब इसमें सबसे पहले जब भी आप राउट टेबल बनाने लगे तो सबसे पहले आपने देखना है कि राउट टेबल स्टार्ट कहाँ से होगा और टर्मिनेट क्या होगा। ये आपको बताएगी सिस्टम की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में अगर आप देखें तो S4 आपके पास जो है वो हायर पावर है, फिर उसके बाद S³ है, फिर S² है, फिर S1 है, फिर S0 है। तो आपका राउट टेबल स्टार्ट होगा, हमेशा याद रखें, आपकी हायर पावर से। यहाँ पे आपने लिख दिया S4, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाएं S³ S², S1 S0। ठीक है, अगर इसमें बीच में कोई टर्म मिसिंग भी है लेकिन यहाँ पे आपने फिर भी उसी तरह सारी चीज़ें लिखनी है S4 से लेके S0 तक। स्टार्टिंग पॉइंट आपको क्या बताएगा? करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जो सबसे हायर पावर होगी वो आपको बताएगी कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास S4 अगर हाईएस्ट पावर है, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? स्टार्टिंग पॉइंट होगा राउट टेबल का। राउट टेबल S4 से स्टार्ट होगा और जो मिनिमम S की वैल्यू होती है वहाँ तक जाएगा। अगर यहाँ पे S0 ना भी होता फिर भी मैं S0 तक इसको मैंशन करता। ठीक हो गया यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की मदद से अपनी ये पहली 2 रोज़ जो हैं ये फिल करेंगे। इन 2 रोज़ को कैसे फिल करेंगे? सबसे पहले देखें यहाँ पे आपके पास क्या है, S4 है। S4 इज़ एन इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर है ना। तो आपने क्या करना है, जितने भी इवन कोफिशिएंट आपके करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हैं उनके कोफिशिएंट्स यहाँ पे लिखते हैं। देखें, ये S4 है, फिर S² है और फिर S0 आपके पास इवन नंबर आता है। तो यहाँ से मैं क्या उठाऊँगा, इसके साथ A4 उठाऊँगा, ये मैंने लिख दिया A4। इसका कोफिशिएंट क्या है, A2 है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और S0 का कोफिशिएंट क्या है, A0, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट नीचे आपके पास क्या आएगा, आड नंबर आएगा। तो यहाँ पे आड वाली टर्म्स कौन कौन सी है, ये आड वाली टर्म है और ये आड वाली टर्म है। तो इनकी कोफिशिएंट्स लिखती है मैंने A3 A1 और आगे क्योंकि थर्ड टर्म नहीं है तो इसीलिए इसे यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। ये लिखें या ना लिखें एक ही बात है, लेकिन मेरे पास कोई टर्म नहीं आ रही तो मैंने इसको क्या कर दिया, 0 कर दिया। जब आप ये 2 रोज़ बना लेंगे तो आपके पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब आपके लिए आपने जब रो 3 रो 4 या रो 5 बनानी है तो सबसे पहले हम देखते हैं रो 3 के लिए बता रहा हूँ। रो 3 के लिए आपने इन 2 रोज़ को यूज़ करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेरे पास रो 3 की वैल्यू आई B1 B2 और B3 फॉर एग्जाम्पल आ गई। ठीक है, अब जब मेरे पास ये थर्ड रो आ जाएगी तो मेरे पास ऊपर वाली ये जो रो है ये ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म से मुराद कि अब इसका काम ख़त्म हो गया, इसे मैंने यूज़ नहीं करना। अब मैंने अगर इस जगह ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है C1 C2 C3, तो इसके लिए मुझे जो दो रोज़ चाहिए होंगी वो मुझे ये 2 रोज़ चाहिए होंगी। ठीक है, इन 2 रोज़ की मदद से मैं C1 C2 और C3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। जैसे ही मेरे पास C1 C2 और C3 की वैल्यू आई, मेरे पास इस रो का काम ख़त्म हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे x चाहिए, यहाँ पे मुझे x चाहिए। याद रखें S0 जहाँ S0 वाली रो होगी वहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, इन जगहों पे कोई एलिमेंट नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ आखिरी एक ही एलिमेंट आएगा, इस चीज़ को याद ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मुझे अब चाहिए फॉर एग्जाम्पल x। तो x के लिए मुझे कौन सी 2 रोज़ की मदद लेनी पड़ेगी, मुझे इन 2 रोज़ की मदद से मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही मेरे पास यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास राउट टेबल टर्मिनेट हो गया। ये वैल्यूज़ क्यों नहीं आती, क्योंकि आपके पास हमेशा जो राउट टेबल है वो बेसिकली इस तरह से डिक्रीज़ हो रहा होता है। ठीक है, या अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ ना, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, तो आपके पास जो राउट टेबल होगा वो सॉल्व होते 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 इस तरह से डिक्रीज़ होता था। यहाँ पे सिर्फ आखिरी एक एलिमेंट आ जाएगा जो कि ये एक्स यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया था। ठीक हो गया, तो ये रिड्यूस होता जाएगा आपके पास राउट टेबल। अब हम इसे आगे देखते हैं कि आपके पास ये B1 B2 B3 C1 C2 C3 और x की वैल्यूज़ कैसे आती हैं और नेक्स्ट टाइम में हम डिस्कस करते हैं। अब हम बनाते हैं रो 3।
अब बेसिकली रो 3 आपके पास जब बना रहे हो तो आपके पास फार्मूला क्या होता है, मैं 1 डिवाइडेड बाय A3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय A3 A4 A3 A2 और A1 का डिटर्मिनेंट। तो ये आपके पास बेसिकली आपके पास क्या बन जाएगा, B1 बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हम लोग जब B1 फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो इन दो को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इन दो का डिटर्मिनेंट लेंगे, -1 बाय ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। ये देखें A3 आ जाएगा। अब जब मैं B2 को बनाऊंगा तो B2 के केस में क्या होगा, मेरे पास यही -1 बाय A3 इसी तरह रहेगा, यानी ये -1 बाय A3 इसी तरह रहेगा। अब मैं इसको लूँगा फर्स्ट कॉलम में और फिर इसको लूँगा सेकंड कॉलम में, ठीक हो गया। इससे आपके पास क्या आ जाएगा, B2 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट लेंगे, ये डिटर्मिनेंट 2 + 2 का डिटर्मिनेंट लेंगे, डिवाइडेड बाय A3 करेंगे तो आपके पास B2 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैंने B3 निकालना है तो यहाँ पे इससे आगे, इससे जो आगे वाली रो होगी वो बेसिकली क्या होगी, 0 0 होगी, क्योंकि आगे कोई कोफिशिएंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो -1 बाय A3 अपनी जगह पे रहेगा, ये कॉलम आ जाएगा एक और दूसरा कॉलम ये आ जाएगा, ठीक है। इसी वजह से आपके पास ये जो राउट टेबल है ये रिड्यूस होता है इस तरह से, इस डायरेक्शन में आपके पास रिड्यूस हो रहा होता है। अब मैं कहता हूँ C1 और C2 और C3 फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। तो C1 C2 C3 फाइंड आउट करने मैंने आपको क्या कहा था कि ये ऊपर वाली रो क्या हो जाएगी, डिस्कार्ड हो जाएगी। अब मैंने क्या करना है, इन दो रो की मदद से ये वाली रो बनानी है। तो अब क्या होगा, -1 बाय ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया। जैसे हम पहले 1 बाय A3 आया था ना, अब ये आ गया। अब ये कॉलम और ये कॉलम लूँगा, यहाँ पे इनका डिटर्मिनेंट लूँगा तो मेरे पास C1 आ जाएगा। सिमिलरली मैं अगर ये वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ तो मैं इस कॉलम को लूँगा और इस कॉलम को लूँगा। अब आपको पता है ये कॉलम ऑलरेडी पूरी की पूरी रो 0 है, तो डेफिनेटली ये सारी की सारी टर्म क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। इससे आगे जितनी टर्म्स है वो सारी की सारी 0 हो जाएंगी, हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर अब मैं नीचे आ जाता हूँ, अब मैं S0 फाइंड आउट करता हूँ। S0 के लिए मुझे अब क्या, मैंने क्या कहा था, ये जो होगी रो ये डिस्कार्ड हो जाएगी, ऐसा ही है, ठीक है। अब मैंने इन दो रोज़ की मदद से, इन दो रोज़ की मदद से क्या, इन दो रोज़ की मदद से ये फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा, अब -1 बाय ये टर्म आ जाएगी C1, ठीक है। और डिटर्मिनेंट किसका आएगा, जो डिटर्मिनेंट आएगा वो इन दो का आएगा, इसका और इसका आएगा। ये देखें ये आ गया डिटर्मिनेंट, और आगे क्योंकि ये पूरी की पूरी टर्म 0 है तो इसका मतलब ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास S0 में सिर्फ एक टर्म बच जाएगी, फाइनल जो टर्म बचेगी वो एक टर्म बचेगी। तो अब अगर मैं राउट टेबल को देखूं तो यहाँ पे मेरे पास कंप्लीट राउट टेबल बन चुका है, ठीक है। ये सारा का सारा मेरे पास एक कंप्लीट हो गया। जब मेरे पास S0 पे जब मैं जैसे ही पहुंचूंगा तो मैं कह दूंगा कि यहाँ पे मेरे पास टेबल जो है वो टर्मिनेट हो गया या टेबल क्लोज हो गया। अब मैंने डिस्कस करनी है स्टेबिलिटी, कि यहाँ से मुझे कैसे पता लगेगा कि सिस्टम मेरा स्टेबल है अनस्टेबल है, कितने पोल्स मेरे राइट हाफ प्लेन पे है, कितने मेरे राइट है लेफ्ट हाफ प्लेन पे है, और कहाँ पे मेरा सिस्टम जो है मार्जिनली स्टेबल है। इसके लिए आपको क्या करना है, इस फर्स्ट कॉलम को देखना है। इस फर्स्ट कॉलम के अंदर आपने साइन चेंजेस देखनी है कि कितने साइन आपके पास चेंज हो रहे हैं। जितने आपके पास साइन चेंज होंगे उतने पोल आपके लेफ्ट हाफ प्लेन पे होंगे। आगे हम एग्जांपल करते हैं, उससे आपको डिटेल में पता लग जाएगा कि कैसे हम उनके साइंस को आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन यहाँ तक जो आपको चीज़ देखनी थी वो क्या था कि राउट टेबल आपने कैसे बनाना है। यहाँ तक हमने सीख लिया कि हमने राउट टेबल को कैसे जनरेट करना है। अब ये बता रहा है राउट टेबल आपने कंप्लीट कर लिया। अब ये कहता है कि route table criteria states that the system is stable if and only if all the elements in the first column have the same algebraic sign. If all elements are not of the same sign, then the number of sign changes of the element in the first column equal to the number of root of characteristic equation in the right half of the plane as plane are equal to the number of roots with the positive real part. For example, मैंने फर्स्ट कॉलम को देखा तो मेरे पास जो वैल्यूज़ आई वो आई प्लस, सॉरी थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ, प्लस ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी प्लस ई माइनस एफ माइनस जी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो है ये फर्स्ट कॉलम था किसका,
राउथ टेबल का। अब इस फर्स्ट कॉलम में मैंने साइन चेंज देखने हैं। अगर मैं प्लस से प्लस की तरफ आऊँ तो कोई साइन चेंज नहीं है। प्लस से जब मैं माइनस पे गया तो एक बार साइन चेंज हुआ, माइनस से प्लस पे गया तो दूसरी बार साइन चेंज हो गया, फिर प्लस पे गया कोई साइन चेंज नहीं हुआ, प्लस से माइनस गया तीसरी बार साइन चेंज हुआ, अब माइनस से माइनस जा रहा है साइन चेंज नहीं हो रहा। तो इस पूरे टेबल के अंदर कितनी बार साइन चेंज हुआ? 3 बार साइन चेंज हुआ। तो इसका मतलब है कि मेरे राइट हाफ प्लेन के ऊपर 3 पोल मौजूद हैं, जिनकी वजह से मेरा सिस्टम क्या है? अनस्टेबल है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एग्जांपल है, प्लस ए है, प्लस बी है, प्लस सी है, प्लस डी है, प्लस ई है, ये सारा मेरे पास फर्स्ट कॉलम आ गया, ये फर्स्ट कॉलम है। अब देखें कोई साइन चेंज यहाँ पे हो रहा है, सारे पॉजिटिव हैं, सारे पॉजिटिव। इसका मतलब है कि मेरे पास राइट हाफ प्लेन पे कितने पोल हैं? कोई पोल राइट हाफ प्लेन पे नहीं है। तो इसका मतलब मेरा सिस्टम क्या है? स्टेबल सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये सिचुएशन आ जाती है, मैं मुख्तलिफ सिनेरियोज तब डिस्कस कर रहा हूँ कि आपके पास कुछ भी इस किस्म की वैल्यूज़ आ सकती हैं, ठीक है। मेरे पास आ जाता है प्लस ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी माइनस ई। अब इस केस में अगर मैं फर्स्ट कॉलम को देखूँ, ये मेरे पास फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट कॉलम को देखूँ प्लस से प्लस साइन चेंज नहीं हुआ, प्लस से माइनस साइन कितनी बार चेंज हुआ? एक बार चेंज हुआ, माइनस से माइनस साइन चेंज नहीं हुआ, फिर माइनस से माइनस साइन चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि राइट हाफ प्लेन पे कितने पोल्स हैं? एक पोल पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से सिस्टम आपका अनस्टेबल हो रहा है। अगर यहाँ पे ये मेरे पास प्लस हो जाता और ये माइनस हो जाता तो फिर क्या था? प्लस से माइनस एक बार, माइनस से प्लस दूसरी बार, और फिर प्लस से माइनस तीसरी बार। तो इसका मतलब है मेरे राइट हाफ प्लेन पे कितने पोल आ गए? 3 पोल आ गए। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपके पास टोटल कितने पोल्स हैं जिनकी वजह से सिस्टम आपका क्या है? अनस्टेबल हो रहा है। अब ये आपके पास एक एग्जांपल है, ठीक है। पी ऑफ एस इज इक्वल टू 3s7 प्लस 9s6 प्लस 6s5 प्लस 4s4 प्लस 7s³ प्लस 8s स्क्र प्लस 2s प्लस 6। इसकी ये आपके पास किसी भी सिस्टम की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के हमारा है, ठीक है। आपसे कहा जाता है कि मेक अ राउट टेबल एंड टेल हाउ मेनी रूट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स आर इन द राइट हाफ प्लेन एंड इन द लेफ्ट हाफ प्लेन। तो अगर इसमें करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को देखूँ तो इसके हाईएस्ट पावर कितनी? 7 है। इसका मतलब है मेरे पास 7 पोल होंगे, 7 पोल्स होंगे इस सिस्टम के, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका राउट टेबल जनरेट करूं तो राउट टेबल मेरे पास क्या बनेगा? स्टार्टिंग पॉइंट मैंने आपको सबसे पहले बताया कि स्टार्टिंग पॉइंट देखना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से बनना शुरू करेगा? जो आपकी मैक्सिमम पावर होगी। तो आपकी मैक्सिमम पावर कितनी है जी? आपकी जो मैक्सिमम पावर है वो 7 है। तो इसका मतलब मेरा राउट टेबल स्टार्ट होगा S7 S6 S5 S4 S³ S स्क्वायर S1 और S0 पे, ठीक है। फर्स्ट दो जो रोज़ हैं आपके पास, ये वाली 2 रोज़ जो हैं, ठीक है, ये हम बनाते हैं कहाँ से? करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की मदद से। कैसे बनाते हैं वो भी मैं देख देता हूँ, मैं ऐसे ज़रा सा नीट करके बना देता हूँ। बाकी आप डिटेल में आप लोग खुद करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो कि आप लोग कैसे राउट टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं सिर्फ फर्स्ट 2 रोज़ आपको बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो जो हमारे पास पहली टर्म है वो क्या है? S7 कौन सी है जी? ये आर टर्म है। तो जितने भी आर टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट यहाँ आ जाएंगे। आपके पास जितने भी आर टर्म्स हैं कौन कौन से? S³ वाला आर टर्म, सॉरी S5 वाला आर टर्म है, S³ आर टर्म है, S1 आपके पास आर टर्म है। तो इनकी कोफिशिएंट्स मैं यहाँ पे लिख दूँगा। इनके कोफिशिएंट्स क्या हैं जी? इनके कोफिशिएंट्स हैं 3, सॉरी थोड़ा डार्क कर देता हूँ थोड़ा क्लियर हो जाए, 3, 6, 7 और 2। तो ये अब आप 6 आपके पास क्या है? इवन नंबर है। तो बाकी आपके पास यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बची हैं वो सारी की सारी क्या बची हुई हैं? इवन बची हुई हैं। ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ठीक है। एस की पावर क्यों इवन कह रहा हूँ मैं, ठीक है। 6 मतलब एस पावर 6 इवन है, एस पावर 4 इवन है, एस पावर 2 इवन है और एस पावर नॉट इवन है। तो इनकी वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। क्या है इनकी वैल्यूज़? 9, 4, 8, 1, ठीक हो गया। ये आपके पास क्या बन गई? 2 रोज बन गई यूजिंग करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब अगर मैंने यहाँ से थर्ड रो बनानी है तो थर्ड रो बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? फॉर एग्जांपल इसको मैं कह देता हूँ कि ये जो मेरे पास वैल्यू है ये है ए। तो अब ए किस चीज़ की इक्वल होगा? ए बेसिकली इक्वल होगा -1/9। और कौन से 2 कॉलम लूँगा? ये वाले 3, 9, 6, 4, ठीक है। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -1/9, 4 × 3 12 माइनस 54। तो ये आपके पास तकरीबन आ जाएगा 4.7, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 4.7। तो यहाँ मैं ए को रिप्लेस कर देता हूँ किसके साथ? 4.7
7 के साथ। जब इसे कैलकुलेटर के साथ सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गई कितनी थी 4.7, ये मैंने लिख दिया 4.7। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल इसको कहता हूँ ये आपके पास है जी बी टर्म, तो बी की वैल्यू क्या होगी, b इज इक्वल टू -1/9 3 9। अब मैं कौन सा वाला कॉलम लूँगा, अब मैं ये वाला कॉलम लूँगा 7 8, ठीक है। जब इसको सॉल्व करूँगा, इसे जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये क्या आएगा -1/9 8 × 3 24 -63, ये आपके पास आ जाएगा 4.3। तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 4.3, तो ये 4.3 में पुट कर दूंगा कहाँ पे, इस जगह पे। ये आपके पास b की जगह पे क्या आ जाएगा 4.3, ठीक है। अब मैं फाइंड आउट करता हूँ c, तो c किस चीज़ के इक्वल होगा -1/9, पहला कॉलम अपनी जगह पे रहेगा और अब ये वाला कॉलम यूज़ कर दूंगा 2 और 1, इसको मैं थोड़ा बैठा देता हूँ ताकि हाँ 2 और 1 वाला। तो अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या है, ये आपके पास आ जाएगा 1.6, ठीक है 1.6 आ गया। तो इसको उठा के यहाँ मैं पुट कर देता हूँ c की जगह पे, c की जगह पे आ गया 1 इसको मिटा देता हूँ 1.6। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास ये है वैल्यू d, इस d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो d किस चीज़ के इक्वल होगा -1/9 3/9, तो इससे आगे कॉलम क्या है 0 0 है, तो 0 0, इसका मतलब एंटायर रो 0, ये आपके पास क्या आ जाएगा 0। तो d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0। मैं d की वैल्यू लिखूँ या नहीं लिखूँ एक ही बात है, क्योंकि वो ऑलरेडी मुझे पता है क्या है 0 है। अब अगर आप देखें तो ये टेबल यूँ रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ S4 फाइंड आउट करता हूँ। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी आपके पास थर्ड रो आ जाए तो जो आपके पास टॉप वाली रो होती है इसका काम ख़त्म हो जाता है। अब आपने क्या करना है, इन दो रोज़ की मदद से आपने S4 फाइंड आउट करना है। अब मैं S4 को फाइंड आउट करता हूँ, मैं कहता हूँ ये मेरे पास A वैल्यू है, तो बेसिकली A किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, A इज़ इक्वल टू, अब मैंने S6 और S5 वाली रो यूज़ करनी है -1/4.7, ये क्या आ जाएगा 9 4.7 और ये आ जाएगा 4 × 4.3। तो यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। अब मैं सॉल्व नहीं करता, इससे आगे आप लोग खुद सॉल्व करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, b कहता हूँ ये आपके पास b है, ठीक है, सेकंड टर्म आपके पास b है, तो b किस चीज़ के इक्वल होगा -1/4.7 9 4.7, और ये आपके पास, अब पहले मैंने ये दो लिए थे, अब मैं ये वाले दो लूँगा 8 1.6। तो यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी b की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ c की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, मैं कहता हूँ इससे जो नेक्स्ट टर्म है वो आपके पास बेसिकली क्या है c है, ठीक है। इसमें कहते हैं ये आपके पास क्या है c है, तो c इज़ इक्वल टू -1/4.7 9 4.7, ये आपके पास, अब मैं ये वाली टर्म लूँगा 1 और क्या है 0 है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा c की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली ये मेरे पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने फाइंड आउट करनी है S3 वाली रो, तो क्या होगा, अब मेरे पास जो ये रो है ये ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म से मुराद कि इसको मैं यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। मेरे पास इन दो रोज़ की मदद से ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको मैं कहता हूँ ये मेरे पास L है, तो L किस चीज़ के इक्वल होगा -1/A 4.7 A 4.3 B, इसी तरह सोआन आगे आप चलते जाएंगे, ठीक है। ये एग्जांपल आप खुद डिटेल में सॉल्व करें ताकि आपको आइडिया हो कि आपको कितनी राउथ हार्वेस्ट बनाने की समझ आई है। जब आपके पास राउथ हार्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, इस कॉलम को सिर्फ चेक करना है कि इसमें साइन कितने चेंज हो रहे हैं। अगर मैं अभी तक देखूं तो ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो अगर सिस्टम स्टेबल हुआ तो ये सारे के सारे आपके पास क्या होंगे प्लस होंगे। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास जो 7 पोल्स हैं वो सातों के सातों आपके लेफ्ट हाफ प्लेन पे हैं। फॉर एग्जाम्पल इनमें अगर एक कोई साइन चेंज हो रहा है, यहाँ पे ये आ गया जी, ये आ गया माइनस आ गया, ठीक है, तो आप कह सकते हैं प्लस से माइनस एक बार साइन चेंज हुआ, माइनस से प्लस ये दूसरी बार साइन चेंज हुआ, तो आप कह सकते हैं 5 पोल लेफ्ट हाफ प्लेन पे हैं और 2 पोल्स आपके पास राइट हाफ प्लेन पे हैं। तो आप इस आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
तो ये था आपका आज का लेक्चर। आज के लेक्चर के हमारे कंटेंट्स हैं राउथ-हार्वर्ड्स क्राइटेरिया, स्पेशल केसेस और स्टेबिलिटी डिज़ाइन वाया राउथ-हार्वर्ड्स क्राइटेरिया। राउथ-हार्वर्ड्स क्राइटेरिया हमने पिछले लेक्चर्स में देख लिया था कि कैसे आप लोग डिज़ाइन करते हो। अब मज़ीद हम उनमें स्पेशल केसेस देखेंगे, कौन कौन से केसेस राउथ-हार्वर्ड्स में एग्जिस्ट करते हैं, और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे स्टेबिलिटी डिज़ाइन कैसे किया जाता है यूजिंग राउथ-हार्वर्ड्स क्राइटेरिया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है राउथ-हार्वर्ड्स क्राइटेरिया का। अच्छा जी, अब हम देखते हैं राउथ-हार्वर्ड्स के स्पेशल केसेस कौन से हैं। बेसिकली आपके पास दो किस्म के स्पेशल केसेस आते हैं राउथ-हार्वर्ड्स के अंदर। पहला केस आपके पास जो होता है वो कहते हैं द राउट टेबल समटाइम्स विल हैव अ ज़ीरो ओनली इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द रो। आपके पास जो राउट टेबल होता है, बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर इस तरह की रोज़ बनी हुई हो, तो आपके पास जो एक रो है उसका कोई एक कॉलम, फर्स्ट कॉलम जो आपके पास आता है वो ज़ीरो आ जाए, तो हम कहते हैं ये आपके पास क्या है, स्पेशल केस 1 बन जाता है। इसमें ये बात याद रखनी कि यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू होगी, ए बी सी, पूरी रो ज़ीरो नहीं होगी, सिर्फ उसका जो पहला एलिमेंट है यहाँ पे वो ज़ीरो होगा। ये अगर आपके पास पहला एलिमेंट ज़ीरो आ जाए तो आप इससे नीचे वाली रो को फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको याद हो तो हम 1/a करते होते थे, और ए की जगह अगर यहाँ पे ज़ीरो आ जाए तो ये 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाता है। तो आप मज़ीद इससे नेक्स्ट रो फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो आपके पहले केस में क्या होगा कि आपका किसी भी रो का अगर पहला एलिमेंट ज़ीरो आ जाता है तो वहाँ पे हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या है, राउथ-हार्वर्ड्स का स्पेशल केस 1 है। सिमिलरली स्पेशल केस 2 क्या कहता है कि आपके पास राउथ-हार्वर्ड्स में अगर इंटायर रो ज़ीरो आ जाए, ठीक है, पूरी की पूरी रो आपके पास अगर ज़ीरो आ जाए तो ये आपके पास क्या बन जाता है, स्पेशल केस 2 बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास राउथ-हार्वर्ड्स टेबल है, तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी रो अगर मेरे पास ज़ीरो आ जाती है तो इसे हम कहते हैं ये आपके पास क्या है, स्पेशल केस 2 है। अब स्पेशल केस 1 और स्पेशल केस 2 को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। यहाँ तक आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि केस 1 कहाँ पे लगाना है और केस 2 कहाँ पे लगाना है। केस 1 के केस में आपके पास क्या होगा, सिर्फ पहला एलिमेंट, यहाँ पे पहला एलिमेंट ज़ीरो होगा, बाकी एलिमेंट्स में कोई ना कोई वैल्यूज़ मौजूद होंगी, ठीक है। और सेकंड केस में आपके पास क्या होगा, पूरी की पूरी रो आपके पास क्या आ जाती है, ज़ीरो आ जाती है। अब हम स्टेप बाय स्टेप केस 1 और केस 2 को सॉल्व करने के मेथड्स देखते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं केस 1 के ऊपर। केस 1 क्या था कि अगर आपके पास पहला एलिमेंट ज़ीरो हो जाए, तो केस 1 को सॉल्व करने के दो मेथड है। पहला मेथड है आपके पास एप्सिलॉन मेथड, पहला मेथड है आपके पास एप्सिलॉन मेथड। अब एप्सिलॉन मेथड क्या कहता है, कहता है अगर आपके पास कोई एलिमेंट ज़ीरो आ जाता है, फर्स्ट एलिमेंट ज़ीरो आ जाता है किसी भी रो में, तो उसे आप किसी भी एक वैल्यू वेरिएबल एप्सिलॉन के साथ रिप्लेस कर दें, ठीक है। एप्सिलॉन ए कोई भी है, लेकिन हम मोस्टली इसको कहते हैं ये आपके पास क्या है, एप्सिलॉन है। उसे एप्सिलॉन के साथ रिप्लेस करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम सॉल्व करते हैं एक छोटी सी एग्जांपल को लेके ना, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। हमारे पास एक फंक्शन है टी ऑफ एस इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई S5 प्लस S4 प्लस 3S³ प्लस 6S² प्लस 5S प्लस 3। कहते हैं ये क्लोज लूप आपके पास कोई ट्रांसफर फंक्शन है। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को उठाना है और इसका राउट टेबल फाइंड आउट करना है, यानी स्टेबिलिटी इसकी डिस्कस करनी है। तो हम लोग यहाँ से राउट टेबल बना लेते हैं। राउट टेबल बनाने का आपको आइडिया आ गया होगा कि S5 से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो S0 तक ये जाएगा, S5 S4 S³ S², S1 S0, ठीक हो गया। अब आपके पास जो पहला है S5 आपके पास क्या है, इवन है। S5 अब आपके पास क्या है, ये इवन नंबर है, तो इसके सामने सारे इवन वैल्यूज आएंगी, यानी S5 की वैल्यू आएगी, S³ की आएगी, S1 की आएगी। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये क्या है, 1 3 और 5। तो दूसरी टर्म आपके पास ऑटोमेटिकली क्या होगी, आड होगी, ठीक है। तो आड सॉरी इवन होगी। पहली S5 आपके पास क्या है, इवन है, और S4 आपके पास क्या हो जाएगी, आड हो जाएगी। तो आड के केस में क्या होगा, जितनी भी आड टर्म्स आपके पास बची हुई हैं, जैसे कि ये S4 वाली है, S² वाली है, S0 वाली है, ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। अब जब मैं इसका राउट टेबल फाइंड आउट करने के लिए थर्ड रो फाइंड आउट करूँगा यूजिंग रो 1 एंड रो 2, तो आप ये देखेंगे कि आपके पास ज़ीरो आ गया पहले एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। ये जो आपके पास पहला एलिमेंट था, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। अब जब मैं ज़ीरो आया तो मैंने सेकंड एलिमेंट को भी फाइंड आउट करूँगा, क्योंकि हो सकता है कि पूरी की पूरी रो ज़ीरो हो, क्योंकि आपके पास केस 1 के केस में ये बात याद रखनी है कि आपके पास इंटायर रो ज़ीरो नहीं होगी। तो जब मैं सेकंड वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा, अगर वो ज़ीरो नहीं आती तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे केस 1 यूज़ करना है। अब केस 1 को अगर मैं एप्सिलॉन मेथड के साथ सॉल्व करता हूँ तो मैं इस ज़ीरो को रिप्लेस कर दूँगा किसी एक एप्सिलॉन के साथ, किसी एक वेरिएबल के साथ, ठीक है।
अब ये वेरिएबल है, डेफिनेटली इसे मैं नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास इन्फिनिटी वैल्यू नहीं आएगी, तो मैंने क्या किया, उसी तरह जैसे राउट टेबल में मैं नेक्स्ट रो फाइंड आउट करता हूँ। अब मेरे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो इन टर्म ऑफ एप्सिलॉन आएंगी। देखें, ये वैल्यू इन टर्म ऑफ एप्सिलॉन आई, ये वैल्यू इन टर्म ऑफ एप्सिलॉन आई, ठीक है। अब ये क्या हुआ, अब मेरे पास ये जब राउट टेबल कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा, तो मैं फर्स्ट कॉलम को देखूंगा। ऐसे ही करते थे हम लोग जब स्टेबिलिटी फाइंड आउट करते थे। तो फर्स्ट कॉलम में मेरे पास अगर ये फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए। अब एप्सिलॉन भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। ये सारी की सारा कॉलम आपके पास पॉजिटिव होगा तो आप कह सकते हैं कि आपके पास सिस्टम क्या है, स्टेबल है, ठीक है। ऐसा ही है। अब एप्सिलॉन की वैल्यूज़ क्या है, कैसे हमें पता लगेगा, क्योंकि अब तो जनरलाइज वैल्यू आ गई ना, आपकी स्टेबिलिटी डिपेंड कर रही है एप्सिलॉन की वैल्यू के ऊपर। तो अब हम उसके लिए करते हैं, इस टेबल को यूज़ करते हैं। इस टेबल में कहता है अगर आपके पास एप्सिलॉन की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव से मुराद क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो आपके पास सिस्टम की स्टेबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। इसके साइन साइन क्या है, पॉजिटिव है। अगर एप्सिलॉन की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो ये कॉलम भी पॉजिटिव होगा आपके पास। अगर यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहता वन है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ग्रेटर देन जीरो आपके पास वन वैल्यू भी होती है ना, तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव आने के चांसेस हैं, ये माइनस हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अगर पॉजिटिव है तो ये ऑटोमेटिकली सारा कुछ पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव ग्रेटर देन वन वैल्यू अगर वन भी सिंपल वन ही पुट करके देखूँ तो फिर भी मेरे पास ये नेगेटिव आएगा। यहाँ पे देखो एप्सिलॉन है ही नहीं है तो ये पॉजिटिव आपके पास। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास एप्सिलॉन की वैल्यू पॉजिटिव है तो कितने साइन चेंज हो रहे हैं, एक साइन ये चेंज हो रहा है, दूसरा साइन आपके पास ये चेंज हो रहा है। इसका मतलब दो साइन चेंज हो रहे हैं, सिस्टम आपका क्या है, अनस्टेबल है, दो पोल्स की वजह से अनस्टेबल है। अब दूसरा बंदा कहते हैं नहीं जी, एप्सिलॉन की वैल्यू तो आपके पास क्या है, नेगेटिव है। अब जब एप्सिलॉन की वैल्यू नेगेटिव हुई तो मैं सारे नीचे रोज़ को चेक करता हूँ, ये देखें ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये आपके पास पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन अगर एप्सिलॉन की वैल्यू नेगेटिव है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ नेगेटिव है तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है आपके पास। तो अब जब एप्सिलॉन की वैल्यू नेगेटिव थी फिर भी आपके पास क्या हुआ, कितनी बार साइन चेंज हुए, एक साइन, दूसरा साइन चेंज, ठीक है, दूसरा साइन चेंज, ये पहला साइन चेंज, तो फिर भी आपके पास दो ही साइन चेंज हो रहे हैं। तो इससे हमने ये कंक्लूड किया कि अगर आप एप्सिलॉन की वैल्यू को लेते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव तो आपके सिस्टम की स्टेबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो वो अनस्टेबल था तो अनस्टेबल ही रहेगा। अगर एक बंदा कहता है नहीं जी मैं एप्सिलॉन की वैल्यू को नेगेटिव लेता हूँ, तो अगर सिस्टम अनस्टेबल था तो वो अनस्टेबल ही रहेगा। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास जितने पोल्स थे, ठीक है, यहाँ दो पोल्स की वजह से सिस्टम अनस्टेबल होता है, यहाँ भी दो पोल्स की वजह से ही सिस्टम अनस्टेबल हो रहा था। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप एप्सिलॉन की वैल्यू को पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, उससे उसके ऊपर स्टेबिलिटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सिस्टम अनस्टेबल है तो सिस्टम अनस्टेबल ही रहेगा। नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितने आए, दो आए। नंबर ऑफ पोल्स ऑन द राइट ऑफ प्लेन कितने आए, दो आए। तो दो पोल्स की वजह से आपके पास सिस्टम क्या हुआ, अनस्टेबल हो गया। अब हम इसे थोड़ा सा अगर रिवाइज करें तो हम कह सकते हैं ना कि अगर आपके पास केस वन आ जाता है, अब आपको केस वन का आइडिया हो जाना चाहिए कि केस वन क्या है, कि आपके पास इंटायर रो जीरो नहीं होगी, रो का पहला एलिमेंट आपके पास जीरो होगा, तो आप कह सकते हैं कि आपके पास केस वन आ गया। तो अगर मैं इस जगह पे देखूं तो यहाँ पे मेरे पास केस वन एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इंटायर रो जीरो नहीं है, यहाँ पे ये आपके पास क्या है, एक वैल्यू मौजूद है। ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, इस जीरो को रिप्लेस कर दिया किसी एक वेरिएबल एप्सिलॉन के साथ। अब एप्सिलॉन के साथ रिप्लेस करके नीचे में जितना टेबल कंप्लीट करूंगा वो यूजिंग दिस एप्सिलॉन है, ठीक है। अब आपके पास सारी की सारी वैल्यू किस में आई, एप्सिलॉन में आई। अब एप्सिलॉन आपके पास ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, एप्सिलॉन आपके पास लेस देन जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बना देते हैं जिसमें एप्सिलॉन की वैल्यू को पहले ग्रेटर देन जीरो लेते हैं, फिर ग्रेटर लेस देन जीरो लेते हैं। अगर ग्रेटर देन जीरो के केस में सारी टर्म्स हमारे पास पॉजिटिव आई तो लेस देन के केस में भी हमारे पास सारी की सारी टर्म पॉजिटिव ही आएंगी। तो यहाँ से जब हमने इसको कंपेयर किया तो हमारे पास ये सिचुएशन आई कि आपके पास एक साइन चेंज और ये दूसरा साइन चेंज, यानी सिस्टम आपका अनस्टेबल हो गया। कितनी साइन चेंज की वजह से, दो की वजह से, और दो ही पोल आपके राइट हाफ प्लेन पे आए जिसकी वजह से सिस्टम आपका अनस्टेबल हो रहा था। फिर हमने क्या किया, हमने कहा नहीं जी हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव के केस में जब हम लोगों ने सारा एनालाइज किया तो वहाँ भी हमने देखा कि आपके पास दो साइन चेंज हो रहे हैं, एक साइन चेंज दूसरा साइन चेंज। इसका क्या मतलब हुआ, सिस्टम आपका अनस्टेबल है, दो पोल्स की वजह से है जो कि राइट हाफ प्लेन पे मौजूद है। तो इससे हमारी स्टेबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये आपके पास पहला मेथड था केस वन का, जहां आप एप्सिलॉन का मेथड यूज़ करके
सिस्टम को सॉल्व करते थे और आप उसकी सिस्टम की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करते थे। अब हमारे पास जो दूसरा मेथड है केस 1 को सॉल्व करने का, वो है रिवर्स कोफिशिएंट्स। सेम एग्जांपल हम लेते हैं जो हमने प्रीवियसली ली थी। ये हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। तो आपने प्रीवियसली सिस्टम के लिए जब टेबल बनाया था तो आपको पता था कि यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ आ गई थी, ज़ीरो आ गया था। अब जब आपके पास ज़ीरो आएगा तो आपने क्या करना है, सेकेंड मैथड के केस में आपने इनके कोफिशिएंट्स को रिवर्स कर देना है। ये जो नीचे नया हम लोगों ने लिखा हुआ ना ट्रांसफर फंक्शन, ये बेसिकली आपके पास क्या है, कोफिशिएंट्स को रिवर्स किया हुआ है। या खुदाया, ये आपके पास क्या है, कोफिशिएंट्स को रिवर्स कर दिया। कोफिशिएंट को रिवर्स करने से मुराद क्या है कि आपके पास यहाँ पे ये 3 था ना, इस 3 को उठा के आप S5 के साथ लिखते हैं और S5 वाले को यहाँ पे लिखते हैं। तो S5 के साथ क्या था, 1 था, वो मैंने 1 यहाँ पे लिख दिया और ये 3S² हो गया। सिमिलरली 5 को मैं उठा के यहाँ ले जाऊँगा और 2 को मैं उठा के यहाँ ले आऊँगा। ये देखिए 5 यहाँ आ गया और 2 यहाँ आ गया। सिमिलरली 3 यहाँ आ जाएगा और 6 यहाँ पे चला जाएगा। अब जो आपके पास प्रीवियसली ट्रांसफर फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी वो थी S5 प्लस 2S4 प्लस 3S³ प्लस 6x² प्लस 5S प्लस 3। इसकी वजह से इस पॉइंट पर आपके पास क्या आ गया था, 0 आ गया था। अब हमने इसे रिवर्स करके लिखा तो क्या बन गया, D(s) इक्वल 3S5 प्लस 5S4 प्लस 6S³ प्लस 3S² प्लस 2S प्लस 1। अब इस ट्रांसफर फंक्शन को, इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लेके हम लोगों ने क्या किया, राउट टेबल को जनरेट कराएंगे। तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, S5 से स्टार्ट करना है, S0 तक जाना है। S5 आपके पास क्या आड नंबर है, तो आड वाली जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी, 3, 6 एंड 2। ठीक हो गया। अब जो बाकी पीछे आपके बचा वो बची आपके पास इवन वैल्यू 4 स्क्वायर और S0, वो हमने यहाँ पे लिख दी 5, 3 और 1। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम के टेबल को सॉल्व करेंगे जिस तरह प्रीवियसली आप लोग राउट टेबल को जनरेट करते थे। जब राउट टेबल आपके पास कंप्लीट जनरेट हो जाएगा तो आपने क्या करना है, इस फर्स्ट कॉलम को देखना है। जब मैं इस फर्स्ट कॉलम को देखूंगा तो यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आया और ये पॉजिटिव आया। तो यहाँ मैं साइन चेंज कैलकुलेट करूँगा, कितने साइन आपके पास क्या हुए, चेंज हुए हैं। यहाँ जब मैं साइन चेंज कैलकुलेट कर दूँ, ये देखें, ये प्लस से माइनस एक साइन चेंज हुआ और ये माइनस से प्लस दूसरा साइन चेंज हुआ। तो नंबर ऑफ आपके पास सिस्टम क्या हुआ, साइन अगर चेंज हो रहे हैं तो सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम आपका क्या है, अनस्टेबल है। आपके पास नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितने हैं, 2 हैं। तो सिस्टम आपका राइट ऑफ प्लेन पे कितने पोल रखे हुए हैं, 2 पोल रखे हुए हैं। ठीक है, तो अब आप अगर प्रीवियस एग्जाम्पल को देखें तो हमने एप्सिलॉन मेथड के साथ किया था, फिर भी हमारे पास यही सेम रिजल्ट आया था। अब हमने क्या किया है, रिवर्स कोफिशिएंट मेथड के साथ किया, फिर भी हमारे पास रिजल्ट क्या आया, सेम आया। तो ये दोनों के दोनों मेथड में से आप कोई भी एक मेथड यूज़ कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। इस मेथड में ये होगा, सिर्फ आपको एक टेबल 2 बार जनरेट करना पड़ेगा। पहले आपको इस फंक्शन के लिए जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है, इस फंक्शन के लिए जनरेट करना पड़ेगा। जब इसके लिए जनरेट करेंगे तो आपको यहाँ पे 0 आएगा। तो अब आप क्या करेंगे, रिवर्स कोफिशिएंट वाली टेक्निक को यूज़ करेंगे। तो दोबारा आपने क्या करना है, इस टेबल को जनरेट करना है और फिर आपके उस केस में आपके पास 0 नहीं आएगा, लेकिन रिजल्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप एप्सिलॉन मेथड यूज़ करते हैं, आप रिवर्स कोफिशिएंट मेथड यूज़ करते हैं, दोनों के केसेस में आपके पास रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, जो कि यहाँ पे हमने वेरीफाई कर दिया, प्रूफ भी कर दिया। अच्छा जी, अब हम केस 2 पे आते हैं। केस 2 में हमारे पास क्या सिनेरियो था, केस 2 में हमारे पास एंटायर रो 0 आ जाती है। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक फंक्शन है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है S5 प्लस 2S4 प्लस 24S³ प्लस 48S² माइनस 25S माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अगर आपको याद हो कि हम लोगों ने एक कंडीशन पढ़ी थी, सफिशेंट बट नॉट क्या कहते हैं, नेसेसरी बट नॉट सफिशेंट कंडीशन, तो उसमें हमने कहा था कोई टर्म मिसिंग नहीं होनी चाहिए, कोई साइन चेंज नहीं होना चाहिए। इस केस में आपके पास साइन चेंज हो रहा है तो मैं कह सकता हूँ ये सिस्टम अनस्टेबल होगा, लेकिन कितने पोल्स की वजह से होगा वो चीज़ मैं नहीं बता सकता। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, राउट टेबल बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ में अगर सिर्फ आपसे ये पूछा जाए कि ये सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है तो आप देख के बता सकते हैं कि आपके पास ये सिस्टम क्या है, अनस्टेबल सिस्टम है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इसकी स्टेबिलिटी को डिस्कस किया जाए तो डिस्कशन से मुराद है कि आप ये भी बताएंगे कि कितने पोल्स आपके राइट ऑफ प्लेन पे या लेफ्ट ऑफ प्लेन पे, वो सारी की सारी डिस्कशन आप लोगों ने यहाँ पे करनी है। तो अगर हम इससे राउट फॉरवर्ड टेबल जनरेट करें तो हम कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मैंने स्टार्ट करना है कहाँ से, S5 से। तो ये देखें S5, S4, S³ S², S1, S0। ठीक हो गया, ये सारे के सारे आपके पास क्या आ गए, राउट टेबल की स्टार्टिंग और एंड पॉइंट आ गया। अब आपके पास S5 क्या है, आड नंबर है, तो आड वाली जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी उठा लें, ये वाली ये वाली। तो ये क्या है आपके 1,
24 और -25 हमने उठा लिया। दूसरी टर्म आपके पास जो बचती है वो बेसिकली इवन टर्म बचती है। इवन ये वाले वैल्यूज़ हैं आपके पास, ये आपने यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख दी। ठीक हो गया। जब आप इससे टेबल जनरेट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पहला एलिमेंट 0 आ गया। यहीं से आपने केस 1 नहीं लगाना, ठीक है। आपने सेकंड वैल्यू भी फाइंड आउट करनी, वो भी 0 आ गई। आपने थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी, वो भी 0 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास एंटायर रो जो है वो क्या है, 0 है। ठीक है। जब आपके पास एंटायर रो 0 आ गई तो अब आपने कह सकते हैं कि आपके पास ये राउथ हॉर्विट्ज़ का केस 2 बन जाता है। तो केस 2 को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, जो रो आपके पास 0 आए, ठीक है, इस केस में आपके पास एस क्यूब वाली रो 0 आई है ना, आपने इससे प्रीवियस रो पे चले जाना है। ठीक है। कोई भी रो हो तो इससे प्रीवियस रो पे जब मैं गया तो मेरे पास ये वाली रो बन गई है। ठीक है। अब ये रो आपके पास कौन सी रो है, आपने यहाँ से देखना है कि इसकी एस की पावर कौन सी है। तो यहाँ आपके पास एस की पावर 4 है, तो 4 आपके पास क्या है, इवन नंबर होता है। तो इसका मतलब है कि इसके आगे जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ये 2, 4, 48 और -50, ये सारे के सारे इवन के साथ आएंगे। तो इनकी इवन की इक्वेशन बना लें। इवन की जब इक्वेशन बनाएंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है। ए एस इज इक्वल टू 2s4। स्टार्ट कहाँ से होगा, जिस रो के ऊपर आप लोग मौजूद हैं। ठीक है। आप इस रो पे मौजूद थे ना, S4 वाली रो पे आए थे, तो स्टार्ट S4 से होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं S1 से S² पे आता तो स्टार्ट कहाँ से होता, S² से होता। तो यहाँ S4 से स्टार्ट होगा तो क्या बन जाएगा, 2s4, और 4 के बाद अगला इवन नंबर क्या आता है, स्क्वेयर आता है। तो +48s² माइनस स्क्वेयर के बाद कौन सा आता है, S0 आता है, तो -50 S0 लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है। इसे हम कहते हैं, ये आपके पास क्या है, बेसिकली ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई आपके पास। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एस। जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस तो ये आपके पास आ जाएगा 8s³ + 96s, क्योंकि आपके पास ये वैल्यू क्या होगी, इसके जब डेरिवेटिव लेंगे तो 8 आ जाएगा, 8s³ आ जाएगा। इसका जब लेंगे 96s आ जाएगा। ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8s³ + 96s। तो जो रो आपके पास 0 आई थी आपने उसको रिप्लेस कर देना है इस वैल्यू के साथ। तो अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये हमने रिप्लेस कर दिया इसको इस वैल्यू के साथ जो रो आपके पास 0 आई थी। ये वाली रो थी ना, S³ वाली रो 0 आई थी, तो S³ को हमने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, 8, 96 और 0, जो ये हमारे पास वैल्यूज़ थी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, सेम उसी तरह जिस तरह पहले राउट टेबल जनरेट करते थे उसी तरह आपने राउट टेबल को कंप्लीट कर देना है। 24 आ जाएगा, 112.6 आ जाएगा और -50 आ जाएगा। जब आपका राउट टेबल कंप्लीट हो गया, अब आपने क्या करना है, फर्स्ट कॉलम को मॉनिटर करना है, ठीक है, या एनालाइज करना है। तो ये आपके पास क्या है, फर्स्ट कॉलम है। तो आप ये देखें, ये प्लस है, 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 ये माइनस है। तो आपके पास कितने साइन चेंज हो रहे हैं, एक साइन चेंज हो रहा है। एक भी साइन चेंज हो रहा है तो सिस्टम आपका क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि आपका सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है। आपके पास नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितने हैं, यहाँ पे 1 है। अच्छा, ये गलती से 2 हो गया। आपके पास नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितने हैं, 1 है। तो नंबर ऑफ पोल ऑन द राइट ऑफ प्लेन कितने हैं, वो भी 1 है। ठीक है। एक साइन चेंज हो रहा है, एक ही पोल आपके पास राइट ऑफ प्लेन पे होगा, तो एक ही की वजह से आपके पास सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। ठीक है। ये बेसिकली नंबर ऑफ साइन चेंजेस, और ये आपके पास क्या है, ये 1 है। अच्छा, ये आपके पास 1 है, ये भी आपके पास 1 है। तो आपने सेकंड केस को कैसे सॉल्व करना है, रिवाइज कर देते हैं। आपके पास जो रो 0 आ जाए, कोई भी रो 0 आपके पास आ सकती है, ठीक है। जो रो आपके पास 0 आ जाए आपने उससे प्रीवियस रो के ऊपर जाना है, ठीक है, और उसकी प्रीवियस वैल्यू के देखते हुए कि इवन है या आड है उस हिसाब से आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। उस ऑक्सिलरी इक्वेशन को आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एस। तो उसका जो आंसर आएगा, तो जहाँ पे आपके पास 0 वाली रो है उस आंसर को उस रो के साथ रिप्लेस कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने उसी तरह राउथ हॉर्विट्ज़ को आपने कंप्लीट करना है। एक बात याद रखें कि अगर आपके पास इस पॉइंट पे 0 आ जाए, S0 वाले पॉइंट पे, तो यहाँ हमेशा केस 1 लगेगा, क्योंकि यहाँ से आगे रो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो यहाँ रो इंटायर 0 हो ही नहीं सकती, सिर्फ आपके पास पहला एलिमेंट 0 आएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे केस 1 लगाना है। बाकियों के लिए आपने वेरीफाई करना है कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो इंटायर रो 0 है। अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे वैल्यू और यहाँ पे 0 है, तो आपके पास केस 1 है। तो वो आपने उस तरह से आइडेंटिफाई करना है कि केस 1 कहाँ पे लगेगा और केस 2 कहाँ पे लगेगा। लेकिन एक बात कि यहाँ पे S0 पे अगर यहाँ पे 0 आ जाता है तो हर सूरत में आपके पास केस
1 लगेगा और आपने इसे केस 1 की तरह से सॉल्व करना है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर, स्टेबिलिटी डिज़ाइन वाया राउथ हार्वर्ड्स क्राइटेरिया। इसमें मैं अगर आपको स्टार्ट करूँगा एक छोटी सी एग्जांपल के साथ हम स्टार्ट करते हैं। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज के डिवाइडेड बाय एस into 1 plus 0.4s into 1 plus 0.25s. Find the restriction of k so that the closed loop system is stable. आपने k की वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिसके अंदर अंदर आपका सिस्टम क्या रहे, स्टेबल रहे। इट मीन्स कि आपने कंट्रोलर की वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिसके अंदर अंदर आपका सिस्टम जो है वो स्टेबल रहे। जैसे ही कंट्रोलर की वैल्यूज उनसे आगे पीछे हो जाए तो आपका सिस्टम क्या हो जाए, अनस्टेबल हो जाए। इसे अगर मैं ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो बेसिकली आपके पास ये चीज़ है, k है, ठीक है, ये आपके पास g ऑफ s है, ठीक है, ये आपके पास फीडबैक में एच ऑफ एस है, और आपके पास क्या है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम है। यूनिटी फीडबैक सिस्टम का मतलब है कि आपके पास एच ऑफ एस की वैल्यू क्या है, 1 है, यूनिटी फीडबैक, ठीक है। अगर वो आपको ये नहीं बताता कि ये पॉजिटिव फीडबैक है या नेगेटिव फीडबैक है तो बाय डिफॉल्ट आपने नेगेटिव फीडबैक लेना है। ये आपके पास क्या होगा, आर एफ एस है, क्योंकि यहाँ उसे क्या बताया हुआ है, देखें, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम नहीं बताया कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो बाय डिफॉल्ट आपने क्या करना है, नेगेटिव फीडबैक को यूज़ करना है। यूनिटी का मतलब होता है 1। अगर एच एफ एस की वैल्यू 1 के 1 हो तो आपने फीडबैक वाला रिलेशन देखा था ना, क्या था, 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0। ये आपके पास फीडबैक सिस्टम की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी। तो यहाँ पे आपके पास एच एफ एस की वैल्यू अगर 1 है तो 1 जी ऑफ एस के साथ मल्टीप्लाई होगा, अगर एच एफ एस की वैल्यू मौजूद है तो वो जी एफ एस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे अगर आए तो ये आपके पास क्या है, जी एफ एस की वैल्यू गिवन है, ठीक है, जो यहाँ से आ गई। एच एफ एस की वैल्यू आपके पास यूनिटी फीडबैक यहाँ से गिवन है। अब हम इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर निकालें फीडबैक सिस्टम की, जो हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था, तो ये आपके पास बनती है। अब एच एफ एस की वैल्यू आपके पास 1 है, 1 प्लस ये सिंपल जी एफ एस आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई जब आप करोगे तो आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है, एस क्यू प्लस 6.5 एस स्क्र प्लस 10 एस प्लस 10 के इज इक्वल टू 0। अब आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही है वो इन टर्म ऑफ के आ रही है, ठीक है, क्योंकि हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रेंजेस फाइंड आउट करनी है। तो हम लोगों ने के पास जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो इन टर्म ऑफ के आ रही है। इस इक्वेशन देखें, एस क्यू प्लस 6.5 एस स्क्र प्लस 10 एस प्लस 10 के इज इक्वल टू 0। इसे जितना मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं आपने उतने से सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, अब हमने इसे जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे हमने उसे इतना सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास फाइनल करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, राउथ टेबल डिज़ाइन करेंगे। राउथ टेबल अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हम लोगों ने कैसे डिज़ाइन करना है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट हमने देख लिया जी, एस क्यूब है तो एस क्यूब से स्टार्ट होगा, एस स्क्वायर एस वन एस नॉट तक जाएगा। उसी तरह सारे को वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। अब आपके पास जो फाइनल वैल्यूज़ आ रही होंगी वो बेसिकली इन टर्म ऑफ के आ रही होंगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सॉरी, यहाँ पे आपके पास ये 10 के होगा, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं इन टर्म ऑफ के आ रही हैं सारी की सारी। अब स्टेबिलिटी के लिए हम लोग क्या करते होते थे, फर्स्ट कॉलम को देखते थे। अब जैसे एप्सिलॉन वाले मेथड में आपके पास एप्सिलॉन पे डिपेंड करती थी ना स्टेबिलिटी, इसी तरह आपके पास यहाँ पे भी के पे डिपेंड कर रही है सारी की सारी स्टेबिलिटी। तो अगर मैं पहले दो टर्म्स के साइन को देखूँ तो ये आपके पास पॉजिटिव है, ये आपके पास पॉजिटिव है। अगर मैंने सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए चीज़ें फाइंड आउट करनी है तो मुझे ये चीज़ भी पॉजिटिव चाहिए, मुझे ये चीज़ भी पॉजिटिव चाहिए। ये चारों चीज़ें पॉजिटिव होंगी तो मैं कह सकता हूँ कि सिस्टम मेरा स्टेबल है, ठीक है। क्योंकि ये आपके पास ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0, अगर यहाँ पे साइन चेंज हो गया या यहाँ पे साइन चेंज हो गया तो सिस्टम मेरा ऑटोमेटिकली अनस्टेबल हो जाएगा। तो फिर मैं के की वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करूँगा, क्योंकि के की वैल्यू मैं वो फाइंड आउट कर रहा हूँ जिसके लिए मेरा सिस्टम स्टेबल रहे। तो इसके लिए मुझे ये चीज़ भी ग्रेटर देन 0 चाहिए यानी पॉजिटिव चाहिए, और ये चीज़ भी ग्रेटर देन 0 चाहिए यानी पॉजिटिव चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों को उठा के यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, ये ले आया, ठीक है। अब मैं कह सकता हूँ ना कि 10k शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर स्टेबिलिटी, k शुड बी ग्रेटर देन फॉर स्टेबिलिटी, एक वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है, जो कि ये मैंने लिख दी, k शुड बी ग्रेटर देन 0। अब मैं ये दूसरी वैल्यूज उठाता हूँ। दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या थी कि आपके पास 65 माइनस 10k डिवाइडेड बाय 6.5 शुड बी ग्रेटर देन 0, और 65 माइनस 10k शुड बी ग्रेटर देन 0। इसे जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास आएगा k शुड बी लेस देन 6.5, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये सिनेरियो बन जाएगा। अब मेरे पास k की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है।
एक आ गई k शुड बी लेस देन 6.5 और एक आ गई k शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अब मैं कह सकता हूँ कि k की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और 6.5 से कम होनी चाहिए, तब मेरा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। तो मैं इसे अगर इसकी रेंज लिखूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ रेंज को, तो क्या दैट k शुड बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 6.5। अब अगर आप ये जो ऊपर राउट टेबल है यहाँ पे k की वैल्यू को -0.1 भी पुट करेंगे तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, इसका साइन चेंज होने लग जाएगा। अगर k की वैल्यू को आप 6.5 भी पुट करेंगे या 0 भी पुट करेंगे तो सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको इतना एक्यूरेट रिजल्ट मिला कि आपके पास अगर इन वैल्यूज से पॉइंट्स का भी अगर फ़र्क पड़ता है तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि स्टेबिलिटी डिज़ाइन का जो इसकी एप्लीकेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है राउट टेबल में, क्योंकि हम लोग एप्लीकेशन डिज़ाइन में राउट टेबल को यूज़ करते हैं और कंट्रोलर के गेन्स को फाइंड आउट करते हैं। ये बेसिकली के जो है ये कंट्रोलर का गेन है, जो कि इसने हमें रेंज बता दी कि इस रेंज के अंदर आपका सिस्टम स्टेबल रहेगा। यहाँ से आप कंट्रोलर की वैल्यू को आगे पीछे करोगे तो सिस्टम आपका अनस्टेबल हो जाएगा। अब अगर आप इस वैल्यूज़ को उठा के इन वैल्यूज़ को पुट करें इस इक्वेशन में, सॉरी इस टेबल में, तो आपके पास देखेंगे कि ऑटोमेटिकली इस वैल्यू के अलावा अगर फायदा मैं 1 पुट करता हूँ, 2 पुट करता हूँ, 3, 4, 5, 6, सिस्टम मेरा स्टेबल रहेगा। इवन 6.499 तक मेरा सिस्टम स्टेबल रहेगा। जैसे ही मैंने 6.5 पुट करूँगा सिस्टम मेरा अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इतना एक्यूरेट रिजल्ट आपको ये देता है, इतनी एक्यूरेट वैल्यूज आपको कंट्रोल की ये देता है। ये था आपका आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर की एग्जांपल्स डिटेल में करेंगे। ठीक है, पूरे लेक्चर में हम लोग सिर्फ इसकी राउट टेबल की एग्जांपल्स करेंगे, जिसमें केस 1, केस 2 और स्टेबिलिटी एनालिसिस डिज़ाइन के जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारे करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इसके अलावा अगर कोई मजीद क्वेश्चन हुआ तो इंशाल्लाह हम लोग उसे ऑनलाइन सेशन में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।